हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच अब अमेरिका ने दे दिया है बड़ा बयान। कहा एक तरफा कार्रवाई का करेंगे विरोध। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी बात और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर कश्मीर पर पाकिस्तान की बोलती बंद कंगाली में यूएई और सऊदी ने दिया सबसे बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है अभी की सबसे बड़ी और पाकिस्तान के लिए झटके वाली खबर दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां रशिया ने फिर एक बार जमकर कर दी है भारत की तारीफ। जी हां, बताएंगे क्या कहा। और साथ ही मुगलों की निशानी पर मोदी का बहुत बड़ा स्ट्राइक। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत महान है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है और मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा बयान। कहा एक तरफा कार्रवाई का करेंगे विरोध। बता दें भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिका का एक अहम बयान सामने आया है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई या घुसपैठ का विरोध करता है। अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत चीन सीमा पर तैनात चीनी सैनिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी और युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को प्रेस के सवालों के जवाब देते हुए अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम एलएसी पर किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई का और घुसपैठ का कड़ा विरोध करते हैं। अमेरिका इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है। दोस्तों बता दें कि अमेरिका ने कहा कि भारत और चीन को बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और यूएस के एनएसए जैक सुलिवन के बीच अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी में एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में अहम तकनीक पर बातचीत और सहयोग पर चर्चाएं हो सकती हैं। इस पर वेदांत पटेल ने कहा कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है। इनमें व्यापार सहयोग, सुरक्षा सहयोग के साथ ही तकनीकी सहयोग भी शामिल है। जी हां, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मुख्यालय से पूर्वी लद्दाख में तैनात चीनी सैनिकों से शी जिनपिंग ने बातचीत की और इस बातचीत के दौरान चीनी सैनिकों ने कहा था कि अब वो 24 घंटे सीमा पर नजर रखे हुए हैं। शी जिनपिंग ने पीएलए के जवानों से बॉर्डर पेट्रोलिंग को लेकर सवाल किया। आपको बता दें कि 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख में ही भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अमेरिका का जो कहना है दोस्तों कि वो एक तरफ कार्रवाई का विरोध करेंगे, इसको आप किस नजरिए से देखते हो और इस पर क्या अमेरिका की कोई बड़ी चाल है या फिर वाकई में दोस्तों वो भारत का साथ देने की बात कर रहा है? आपको जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर बड़ी दुखद खबर है, जहां मिराज और सुखोई हवा में टकराए, एक पायलट शहीद हो गया। आईएएफ ने दिया हमारे हादसे की वजह पता लगाने का बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक साथ गिरे 2 लड़ाकू विमान, बच गई 2 पायलट की जान। कैसे काम करती है इजेक्शन सीट, सारी जानकारी आपको बता रहे हैं दोस्तों। बता दें भारतीय वायुसेना के एक ही दिन में 2 लड़ाकू विमानों के क्रैश होने के बाद एक बार फिर पायलटों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हादसे में मिराज 2000 फाइटर प्लेन के पायलट की मौत हो गई, जबकि सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमान से दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के वक्त दोनों लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में उड़ान भर रहे थे। IAF के दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। आसमान में 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा उड़ने वाले सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमान में पायलट की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम होते हैं। यही नहीं दोस्तों, सभी लड़ाकू विमानों में पायलट की सीट के साथ एक रॉकेट बंधा होता है। इजेक्शन सीट के साथ ही पैराशूट भी लगा होता है। विमान के दुर्घटना होने से ठीक पहले पायलट इजेक्शन सीट के सहारे बटन दबाते ही क्रैश हो रहे विमान से सुरक्षित बाहर निकल जाता है। लड़ाकू विमान के क्रैश होने से पहले फाइटर पायलट के सामने जिंदगी और मौत के बीच की दूरी सिर्फ चंद ही सेकंड की होती है। क्रैश होने से पहले पायलट को अपनी जान बचाने के लिए विमान से बाहर निकलना होता है। पायलट की जान बचाने के लिए सीट के नीचे लगा रॉकेट पावर सिस्टम बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि इस हादसे में हमारा जो पायलट शहीद हुआ है, हमारे देश का जवान शहीद हुआ है दोस्तों, उस पर ये सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा उस टेक्नोलॉजी में क्या था दोस्तों जिसके रहते हुए भी हमारी भारतीय सेना उस विमान से बाहर नहीं निकल पाई और उसमें शहीद होना पड़ गया। बहरहाल आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि हादसे में शामिल 3 पायलटों में से एक पायलट शहीद हो गया और वहीं दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बहरहाल जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर पर पाकिस्तान की बोलती बंद कंगाली में यूएई और सऊदी ने दिया सबसे बड़ा झटका। बता दें पाकिस्तान की कंगाली किसी से छिपी नहीं है। मुस्लिम देश दुनिया के अन्य देशों से कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। कर्ज के सहारे देश की स्थिति सुधारने में लगी पाकिस्तान सरकार को अब कश्मीर भी भूल जाना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगर पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता रहा तो उसे भविष्य में कर्ज मिलने में बड़ी समस्या आने वाली है। पाकिस्तान के करीबी मित्र देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर को भूलकर भारत से दोस्ती करने की सलाह दी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर पाकिस्तान को बखेड़ा खड़ा करने से भी मना किया है। गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान की सभी आपत्तियों को किनारे कर यूएई कश्मीर में बड़ा निवेश करने जा रहा है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के पत्रकार कामरान यूसुफ की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ओआईसी में कश्मीर को लेकर हमेशा हंगामा करने वाले पाकिस्तान को सऊदी अरब ने झटका दिया है। बता दें कि सऊदी अरब ओआईसी का सबसे मजबूत देश है और इसका नेतृत्व भी उसी के हाथ में है। ओआईसी के सारे काम सऊदी अरब के निर्देश पर होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक अपना रुख स्पष्ट करते हुए सऊदी अरब ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ न देने का निर्णय लिया, जो कि बहुत बड़ा निर्णय है दोस्तों। सऊदी अरब के रवैये को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के हर मंच से कश्मीर का राग अलापता रहा है। अब सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को कठोर संदेश देते हुए कहा है उसके पास मात्र दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए या फिर कश्मीर को लेकर हंगामा करते रहे। बहुत बड़ा झटका दोस्तों पाकिस्तान को यूएई और सऊदी अरब ने दिया है। क्या आप इसका समर्थन करेंगे और कब तक ऐसा चलता रहेगा दोस्तों कि पाकिस्तान दूसरे देशों के सहारे भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा? ऐसे में अब हर देश समझ चुका है कि पाकिस्तान हमसे भीख लेकर के आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहा है, ना कि वो अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रत्येक पाकिस्तानियों पर दोस्तों एक एक नागरिकों पर लाखों लाखों रुपए कर्ज, जैसा कि आप जानते होंगे। और ऐसे में अब पाकिस्तान डूबने के अलावा उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान भीख लेकर के आतंकवाद को ही बढ़ा रहा है। इस पर आपकी जो भी निजी राय, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तानी मंत्री की बड़ी चेतावनी। कहा पाकिस्तानी सह नहीं पाएंगे ऐसा झटका, सड़कों पर होंगे दंगे। दरअसल पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था अब डूबने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पतन की तरफ है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है, जिस कारण सामान से भरे हजारों कंटेनर बंदरगाहों पर अटके हैं। पाकिस्तान अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद के लिए उसके बेल आउट प्रोग्राम को स्वीकार करता है तो पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल के अनुसार सड़कों पर दंगे होंगे। ब्रिटेन का अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान जल्द ही श्रीलंका बन सकता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अस्थिर होती जा रही है और सामानों की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। श्रीलंका में भी पहले विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण सामानों की भारी किल्लत हुई थी और मई में जाकर वो डिफॉल्ट हो गया था। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में ईंधन की भारी कमी हो गई है, जिसे बचाने के लिए कपड़ा उद्योग और अन्य कारखाने बंद किए जा रहे हैं। कई कारखानों में बस कुछ ही घंटे काम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में पाकिस्तानी मंत्री की जो ये बड़ी चेतावनी है कि पाकिस्तानी सह नहीं पाएंगे ऐसा झटका और सड़कों पर होंगे दंगे, वो निश्चित होने वाला है दोस्तों। क्योंकि जब खुद पाकिस्तानी मंत्री पाकिस्तानी नागरिक ये बात कह रहे हैं तो अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि क्या स्थिति होगी पाकिस्तान में अभी की। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया ने फिर की भारत की जमकर तारीफ। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही ऐसी बात की अमेरिका को लग गई तगड़ी वाली मिर्ची। बता दें, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत के साथ साथ चीन का भी नाम लेते हुए दोनों देशों को अपना सच्चा दोस्त बताया। सर्गेई लावरोव आर्थिक शक्ति के नए केंद्रों के विकास और वित्तीय व राजनीतिक प्रभाव पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि चीन और भारत रशिया के लिए पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से कई मायनों में आगे और अलग हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुध्रुवीय बोले तो मल्टीपोलैरिटी दुनिया की स्थापना एक उद्देश्यपूर्ण और अजय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संघ जो पूरी तरह से वॉशिंगटन से नियंत्रित है, यानी उनके कंट्रोल में है, इस प्रक्रिया को उलटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास पूरे तरीके से वेस्ट है, व्यर्थ है। जी हाँ, उन्होंने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा कि पश्चिम के देश हाइब्रिड युद्ध बोले तो यूक्रेन सहित के जरिए भारत और चीन जैसे देशों की आर्थिक शक्ति, वित्तीय और राजनीतिक प्रभाव और इनके विकास को नहीं रोक सकते। चीन और भारत जैसे देश पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के सदस्यों से कई मामलों में कई कदम आगे। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से सर्गेई लावरोव ने भारत की जमकर तारीफ की, उनको थैंक यू कहना तो बनता ही है। तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते उनको थैंक यू जरूर कहिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां नेपाल में पहले से ज्यादा एक्टिव हुआ चीन, खुलकर साथ दे रही दहल की सरकार, जमीन कब्जा कर रहा ड्रैगन। बता दें, ऐसा कहा जाता है कि नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का झुकाव हमेशा से चीन की तरफ रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि दहल उसी माओवादी विचारधारा को मानते हैं जिसे चीन मानता
है अब वे खुलकर चीन को नेपाल में मनमानी करने की इजाजत दे रहे हैं। बता दें ई पर्दाफाश ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 26 दिसंबर 2022 को नेपाल में माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद से चीन की गतिविधियां अधिक मुखर हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपनी वैचारिक गुरु मौत से तुंग की 130वीं जयंती पर नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। गौरतलब है कि नेपाल में 20 नवंबर 2022 को आम चुनाव हुआ था, जिसमें दहल की माओवादी पार्टी ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में से 32 सीटें जीती। ये फिलहाल नेपाली संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जी हाँ, ऐसे में भारत की पैनी नजर नेपाल पर बनी हुई है दोस्तों, और चाइना के हर मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमारी भारतीय खुफिया एजेंसी कार्य कर रही है दोस्तों। और अगर चीन नेपाल पर किसी भी तरह का प्रभाव को बढ़ाता है, उससे ओवरकम आने के लिए दोस्तों हमारी भारतीय सेना तैयार है और भारत का डिफेंस हमेशा के लिए तैयार रहता है दोस्तों। ऐसे में मेरा भारत महान कहना तो मत भूलिएगा। कमेंट में चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान का बड़ा आरोप, कहा जरदारी ने मेरी हत्या के लिए दिया आतंकियों को पैसे, मुझे अगर कुछ हुआ तो बता दे पूरी बात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर उनकी हत्या के लिए आतंकवादियों को पैसे देने का आरोप लगाया। उन्होंने जरदारी पर पिछले 2 प्रयासों के विफल होने के बाद उनकी हत्या करने के लिए देश की खुफिया एजेंसियों के साथ एक नई योजना रचने का आरोप लगाया। इमरान खान ने लाहौर में अपने जमा पार्क स्थित आवास से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष पर यह गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जरदारी के साथ 3 और नाम है जो इस नई साजिश का हिस्सा है। इमरान खान ने कहा, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो देश को उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जो इसके पीछे थे, ताकि देश उन्हें कभी माफ ना करे। जी हाँ, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि जरदारी के पास पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार का पैसा है, जिसका इस्तेमाल वो आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने के लिए कर रहा है। अब उन्होंने एक प्लान भी बनाया है और इसके पीछे आसिफ जरदारी है। उनके पास भ्रष्टाचार का काफी पैसा है जिसे वो सिंध सरकार से लूटते हैं और चुनाव जीतने पर खर्च करते हैं। उन्होंने एक आतंकवादी संगठन और शक्तिशाली लोगों को पैसा दिया है। एजेंसियां उन्हें सुविधा दे रही है। ये 3 मोर्चों पर तय किया है और वे जल्द ही कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें आपको बड़ी खबर, जहां अमेरिकी वायुसेना के जनरल ने किया सबसे बड़ा अब तक का दावा, कहा 2025 में छिड़ेगा चीन से भयंकर वाला युद्ध। बता दे चीन और अमेरिकी के बीच 2 साल बाद भयंकर युद्ध हो सकता है। अमेरिकी वायुसेना के एक शीर्ष जनरल ने इस संबंध में बड़ा दावा किया और वरिष्ठ अधिकारियों को मेमो भेजा है। उन्होंने मेमो में कहा कि 2025 में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने सेना के अधिकारियों को युद्ध को लेकर तैयारी करने के लिए आगाह किया है। अमेरिकी वायुसेना के जनरल ने शुक्रवार को अपने अधिकारियों को यह मेमो भेजा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका 2 साल में चीन के साथ युद्ध में होगा और उन्हें लक्ष्य को लेकर तैयारी करने के लिए कहा गया है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख जनरल माइक मिन्हान ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो सोच रहा हूं वो गलत साबित हो। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं 2025 में युद्ध में मैदान में लड़ूंगा। बता दें कि एयर मोबिलिटी कमांड में लगभग 50,000 सर्विस मेंबर्स और करीब 500 विमान हैं। अमेरिका में एयर मोबिलिटी कमांड परिवहन और ईंधन भरने वाले विमान के बेड़े की देखरेख की जिम्मेदारी संभालता है। जी हाँ, अब ऐसे में अमेरिका की कितनी ये बात सच होती है दोस्तों, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान के बयान उन्हें पहुंचा सकते हैं जेल। जी हाँ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने आखिर ऐसा क्यों कहा, बता दें। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि इमरान खान ने अपनी हत्या के लिए जो बयान दिया है दोस्तों, उसके बाद गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का बयान आया है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन उनके बयान उन्हें मुसीबत में डाल सकते हैं। बता दें, सनाउल्लाह ने शुक्रवार को लंदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि फिलहाल मैं इमरान खान को गिरफ्तार करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जब मैं उनके बयान को सुनता हूं तो मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को एक बार गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि हम देख सके कि वो किस तरह का तूफान खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईआर जिसमें विदेश द्रोह का भी आरोप शामिल है, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग भी दावा कर रहे हैं कि मामला प्रताड़ित करने के लिए बयान बनाया गया था, उन्हें एफआईआर पढ़नी चाहिए, उन्हें पता चल जाएगा। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आईएमएफ से कर्ज दिलाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के आगे जोड़े हाथ। बता दें, बढ़ती आर्थिक मुसीबत के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका के आगे हाथ पसारे हैं। उसने अमेरिकी अधिकारियों से गुजारिश की है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पाकिस्तान को तुरंत कर्ज देने के लिए मनाएं। अभी तक आईएमएफ अपनी कड़ी शर्तों पर अड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा
जा रहा है। गुरुवार को विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि अब पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 3.7 बिलियन डॉलर की रकम बची हुई है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि विदेशी मुद्रा भंडार के 1.8 बिलियन डॉलर तक गिरने के बाद श्रीलंका ने खुद को डिफॉल्टर बोले तो कर्ज चुकाने में अक्षम घोषित कर दिया था। अखबार द न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार ने यहां आए अमेरिका के उप वित्त मंत्री रॉबर्ट कैपरोथ से विशेष अनुरोध किया। कैपरोथ अमेरिकी वित्त मंत्रालय में दक्षिण एशिया संबंधी मामलों के प्रभावी हैं। डार ने उनसे IMF में अमेरिका के विशेष प्रभाव का इस्तेमाल करने की गुजारिश भी की। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जिसमें अमेरिका की चाल है या मजबूरी वो आप लोग तय करेंगे। दोस्तों खबर क्या है? रूसी हथियारों के विकल्प खोजने में भारत की मदद करना चाहता है अमेरिका। जी हाँ, दरअसल यूक्रेन के ऊपर लगातार रूसी हमले से परेशान अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करने में लगा है। दरअसल अपनी भारत यात्रा से पहले अमेरिकी राजनीतिक मामलों के अवर सचिव विक्टोरिया न्यूलैंड ने सभी सांसदों से कहा है कि रूसी सैन्य उपकरणों के विकल्प खोजने में हमें भारत की मदद करनी चाहिए ताकि भारत की निर्भरता रशिया पर से कम हो। हालांकि अमेरिका के बयान को भारत कितना तरजीह देता है ये देखने वाली बात होगी, चूंकि पूरी दुनिया को भारत और रूस की नजदीकी का पता है। ऐसे में भारत इसके लिए तैयार हो ये संभव लग नहीं रहा। अमेरिकी नेता विक्टोरिया न्यूलैंड ने कहा कि भारत 60 सालों से उलझन में फंसा हुआ है, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए उसे ठोस कदम उठाना ही होगा। अमेरिका को उम्मीद है कि रूसी सैन्य उपकरण के विकल्प खोजने में भारत अमेरिका की मदद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि इस दौरान कई सांसदों ने भारत के पुराने रुख का भी जिक्र किया कि कैसे भारत रूस के खिलाफ वोटिंग करने से बचता रहा है। क्या रशिया से नजदीकी के चलते भारत इस अभियान में अमेरिका की मदद करेगा? आप लोगों का क्या जवाब है दोस्तों? इस सवाल का जवाब देखते हैं हमारी प्यारी भारत की जनता क्या देती है। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर लाइक नहीं किया है तो। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर नागालैंड के जंगल में भिड़े असम राइफल्स नागा विद्रोही पेट्रोलिंग के दौरान हुई बड़ी झड़प। बता दें नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और राज्य में चुनाव सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच नागालैंड के जंगल में असम राइफल्स और नागा विद्रोहियों के बीच मामूली झड़प की खबर है। सेना से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। खबर के अनुसार शुक्रवार को नागालैंड के इंताकी नेशनल पार्क में असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम और नागा विद्रोही संगठन इसाक मुइबा के जवानों में झड़प हो गई थी। गनीमत रही कि मामला ज्यादा नहीं बढ़ा। बता दें कि असम राइफल्स की कई टीमें पेट्रोलिंग के लिए निकली थी। इन्हीं में से एक टीम जब कैंप वापस लौट रही थी तो शाम 4 बजे के करीब इसके जवान इंताकी नेशनल पार्क में आराम करने के लिए रुक गए। जी हाँ, जब असम राइफल्स के जवान आराम कर रहे थे उसी दौरान NSCN बोले तो IM के सदस्य वहां से गुजर रहे थे, जिसमें दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों के बीच झड़पें हो गई। चलते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर नेतन्याहू ने फिलिस्तीन का 326 करोड़ का रोका फंड। इजरायली PM बोले फिलिस्तीन में आतंक का पल रहा, दुश्मन जिंदा रहेगा तो फंड नहीं। जी हाँ, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली नई कट्टर राष्ट्रवादी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल शुरू कर दिया है। जेनिन कैंप में रह रहे आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए इजरायली बलों ने बड़ा हमला किया। नई सरकार ने फिलिस्तीन का $4 करोड़ बोले तो करीब 326 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू रोक दिया है। ये टैक्स इजराइल वसूलता है और आमतौर पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण को स्थानांतरित करता है। जनवरी की शुरुआत में इस कदम की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण आतंक पालेगा और दुश्मन जिंदा है, हमें उसे टैक्स ट्रांसफर में दिलचस्पी नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश सांसद ने बताया अपमानजनक। साथ ही साथ गोधरा कांड पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर छिड़ा विवाद लगातार जारी है। इस बीच ब्रिटेन के सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में के एक सदस्य बॉब ब्लैकमैन बोले तो ब्रिटिश MP ने PM मोदी पर BBC डॉक्यूमेंट्री की निंदा की है और इसे अपमानजनक बताते हुए कट्टरता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि BBC की डॉक्यूमेंट्री एक तरफा है, वन साइडेड है और इसने गोधरा ट्रेन कांड में हिंदुओं को निशाना बनाने की अनदेखी की। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कश्मीर में हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर भी बात की और कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना सही काम था। जी हाँ, यानी कि मोदी जी के सपोर्ट में, पूरे भारत के सपोर्ट में ये ब्रिटिश MP दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये सारी बातें कही हैं। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां बाटला हाउस एनकाउंटर में शामिल इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद की हुई मौत। जी हाँ, इंडियन मुजाहिदीन के संचालक शहजाद अहमद की शनिवार को दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। शहजाद अहमद साल 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या करने का
दोषी ठहराया गया था। जेल अधिकारी के मुताबिक शहजाद पर अन्य दूसरे अधिकारियों पर हमला करने का भी दोषी ठहराया गया था। बता दें कि बैटला हाउस केस में आतंकी आरिज खान को पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। जी हां, बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर मुगलों की निशानी पर मोदी स्ट्राइक। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन पर सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला। बता दें, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन की पहचान अब अमृत उद्यान के रूप में होगी। आपको बता दें कि यह गार्डन हर साल स्प्रिंग सीजन में आम जनता के लिए खोल दिया जाता है, जहां आप हजारों की संख्या में तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं। जी हां, दिल्ली में मौजूद मुगल गार्डन को राष्ट्रपति भवन की आत्मा भी कहा जाता है। गार्डन को आम जनता के लिए खोलने का आदेश देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। ऐसे में दोस्तों, इस नाम को जिस प्रकार से चेंज किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, क्या आप इसका जमकर समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।